बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस या ग्राम श्मिट प्रोसेस या ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम को प्रूव किया था। अब हम क्या करेंगे कि उसी ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम या प्रूफ की एग्जांपल्स को देखेंगे। कंसीडर आर क्यूब विद स्टैंडर्ड इन अ प्रोडक्ट एस इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 -1 2 1 -2 इंटू 1। यानी कि देखिए आर क्यूब की बात हो रही, 3 डायमेंशनल में उसने बात की है। उसने कहा कि यहाँ पे ये जो W है ये सबसेट है आर क्यूब का, यानी कि W इज द लीनियर स्पैन ऑफ आर क्यूब। देन फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल सेट T सच दैट के L ऑफ S इक्वल है L ऑफ T के। नंबर एक चीज़ कि हमने यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑर्थोगोनलाइज ग्राम श्मिट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ऑर्थोगोनलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि टर्म्स एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हम अगर तो एग्जामिनर ने यहाँ पे मेंशन किया होता कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उसने चूँकि मेंशन नहीं किया तो हमें पहले देखना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये वाले जो टर्म्स उसने बताई हैं, एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चेक करने का मतलब ये होगा कि देखिए हम किसी भी दो को उठाएं और उसको थर्ड की फॉर्म में अगर हमने उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, अगर हमने किसी भी दो को उठा के थर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दो को इकट्ठा करें तो तीसरा बन रहा है तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे वो। तो हमें तो इंडिपेंडेंट चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मैं देखिए अगर मैं ऐड करूँ x1 और x3 को तो मेरे पास बन रहा है आंसर में 1 + 1 2 1 - 2 -1 1 + 1 2। तो ये किसके इक्वल है? ये तो x2 के इक्वल है, यानी मैंने दो उठाया और थर्ड के इक्वल लिख लिया। तो हैंस कि ये जो पूरा का पूरा सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो हमें इस पूरे सेट में जो उसने हमें दिया हुआ है किसी न किसी एक एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप कोई भी स्किप कर सकते हैं। मैंने दरमियान वाला यानी ये जो x2 है इसी को स्किप किया है। तो मैंने ऐसा पूरा बना लिया 1 1 1 इंटू 1 -2 1। इसका नाम दे दिया x1 का, इसको नाम दे दिया x2 का, यूजिंग दी ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम। तो वो कहता है कि e1 आपका इक्वल होता है y1 ओवर नॉर्म 1 विच इज इक्वल टू x1 ओवर नॉर्म x। x1 है मेरे पास 1 1 1। नॉर्म ऑफ x1 अगर हम लें तो देखें नॉर्म किस तरह से लेते हैं कि नॉर्म ऑफ x1 इक्वल टू आएगा हर टर्म का स्क्वायर एडिशन के साथ, तो ये आ जाएगा √3 √3 इंटू 1 1 1। E2 किस तरह से लेंगे? हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे थ्योरम का। तो थ्योरम में हमने पढ़ा था कि E2 इक्वल है y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2 के, और y2 इक्वल है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 इंटू E1। तो मैं पहले ऊपर वाला टर्म फाइंड कर लेती हूँ। तो x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 इंटू E1। x2 के जगह पे लिख दिया 1 - 2 1। x2 और E1 की प्रोडक्ट लिखने के लिए मैंने लिखा 1 - 2 1 और 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास E1 है उसकी हमने वैल्यू निकाली है 1 ओवर √3, वो मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आ गया 1 - 2 1 -1 ओवर √3। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा? 1 1 जार 1 -2 1 जार -2 प्लस 1 1 जार 1, और बाहर जो ये बचा ये हमारे पास एज इट इज़ 1 1 1 बच गया। 1 -2 और 1 ये बचेगा 2 - 2 0, ये पूरी पूरी टर्म 0 हो गई। हमारे पास y2 बचा 1 -2 और 1। y2 की नॉर्म लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में उसकी नॉर्म चाहिए, तो नॉर्म लेके लिए हमारे पास आंसर आ गया √6। हैंस E2 इज इक्वल्स टू आ गया 1 ओवर √6 1 -2 1। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास क्या बन गया? हमने E1 भी निकाल लिया, E2 भी निकाल लिया। देखें अब हमने एक को स्किप करके दो एलिमेंट्स वाला एक सेट बनाया था, इसका मतलब आंसर भी हमारे पास 2D में ही आएगा। तो आ गया आंसर 1 ओवर √3 1 1 1 इंटू 1 ओवर √6 1 -2 1। ठीक है, हमने R3 था उसने दिया हुआ था, R3 उसने हमें दिया हुआ था, उसमें से एक एलिमेंट स्किप किया तो हमारे पास बन गया R2, और हमारे पास जो आंसर है वो भी R2 में ही आया, 2 डायमेंशन में ही आया है। ये हमारे पास जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ये कर रहे हैं ग्राम श्मिट प्रोसेस की, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस की। नेक्स्ट एग्जांपल है उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया, पीछे उसने हमें एक सेट दिया था, यहाँ पे उसने एक मैट्रिक्स दिया है। तो मैट्रिक्स उसने दिया 3/3 का 1 0 0 1 1 1 2 1 1, और वेक्टर स्पेस उसने दी है m x की पावर t
और x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर क्यूब से। देन आपने प्रूव ये करना है, फाइंड करना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v। मैंने आपको बताया था ग्राम-श्मिट प्रोसेस के दो काम होते हैं, या तो आप उसके करस्पॉन्डिंग उसको ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर दें या आप उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएं। तो यहाँ पे देखें x1 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये वाली टर्म्स लेनी है 1 0 0 x1 ऊपर ट्रांसपोज लगाया क्योंकि मैंने ये कॉलम में दिया हुआ है उसने 1 0 0 x2 है मेरे पास 1 1 1 का ट्रांसपोज और x3 है मेरे पास 2 1 1 का ट्रांसपोज। तो हमने इन तीनों का नाम दे दिया x1 x2 एंड x3। अगेन उसने यहाँ पे हमें नहीं बताया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम हैं या नहीं है तो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया तो आपने वो तो उठाने होते हैं कि क्या थर्ड बन सकता है कि नहीं। तो मैंने x1 और x2 को जब ऐड किया तो आंसर मेरे पास x3 बन रहा है। इसका मतलब है ये जो हमने कॉलम्स लिए हैं मैट्रिक्स के अंदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें कोई ना कोई एक कॉलम स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि x1 और x2 के ले लिए, x3 को स्किप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस में मैंने x2 को स्किप किया था, यहाँ पे मैंने x3 को स्किप कर दिया। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया x1 इक्वल टू 1 0 0 का t और x2 लिख दिया 1 1 1 की पावर ट्रांसपोज। e1 हमने लिया था x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1, मैंने पुट किया नॉर्म ऑफ x1 में मैंने ली तो आंसर आया 1, तो आंसर आया हमारे पास 1 0 0 का ट्रांसपोज। e2 मैंने लिया था ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में, हमने देखा था कि वो होता है y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2 और y2 इक्वल होता है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 e1 इनटू e1। ठीक है, तो ये जब हमने इसकी वैल्यू पुट की सब x2 की e1 की और e1 की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या किया x2 और e1 के इनर प्रोडक्ट लिया, वो आ गया 1 की पावर t और यहाँ पे भी आ गया 1 0 0 t। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 1 हर एक 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1 1 की 1 t माइनस 1 0 0 ट्रांसफर। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो याद रखिएगा 0 1 एंड 1 का ट्रांसपोज। y2 की जब नॉर्म लेंगे हम तो ये हमारे पास आ गया ये चीज़। y2 की नॉर्म लेंगे तो याद रखिएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नॉर्म ऑफ y2, तो ये आंसर आ गया √2। ठीक है, और e2 हमारे पास बन गया 0 1 1 के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, तो √2। e1 भी निकाल लिया, e2 भी निकाल लिया, हमने एक स्किप कर दिया था तो जाहिर सी बात है आर क्यूब से हम आर स्क्वायर में आ गए, शिफ्ट हो गए, और इसी तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 2D में आएगा। e1 भी निकाल लिया, e2 भी निकाल लिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देखिए यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि बेसिस निकालनी है, इसलिए मैंने e1 और e2 वाले फॉर्मूला निकाले। अगर उसने वो कहता है कि x1 और x2 वेक्टर्स, अगर ज़्यादा यही होगा कि उसने आपको वेक्टर्स दिए होंगे, ना दिया होगा तो ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में जो हमने x1 और x2 और x3 के फार्मूलाज निकाले थे ना, फिर आपने वो यूज़ कर लेने हैं। यहाँ पे उसने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात की थी, इसलिए मैंने e1 e2 वाले जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ किया है। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं आपको 3 तरह के एग्जाम्पल होते हैं, एक में उसने सेट दिए हुए थे, दूसरे में उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीसरे में उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। अब तीनों तरह से मैंने आपको बता दिया, अब किसी भी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अब देखें, ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको दी होगी ना तो आपने उसका बनाना है मैट्रिक्स। आगे काम सारा मैट्रिक्स वाला ही है। मैट्रिक्स आप किस तरह से बनाएंगे, देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। क्या यहाँ फर्स्ट टर्म में जी है, नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड कॉलम बनाऊंगी, एक्स नहीं है, वाई का भी कोफिशिएंट 1 है, जी का भी कोफिशिएंट 1 है, 0 1 1। थर्ड में जी का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, वाई नहीं है तो उसका लिख दिया 0, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे x1 आ जाएगा 1 1 0 का ट्रांसपोज, x2 बन जाएगा 0 1 1 का ट्रांसपोज और x3 बन जाएगा -1 0 1 का ट्रांसपोज। अगेन इन तीनों को देखेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट देखने के लिए हमने ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही करना है, क्या हमने ये देखना है कि क्या किसी दो टर्म्स को यूज़ करके थर्ड को बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। x2 माइनस x1 करूँगी तो मेरे पास x3 बन रहा है। देखें 0 -1 -1 1 -1 0 1 -0 1, तो मेरे पास x2 माइनस x1 करूँगी तो x3 बन रहा है। इट्स मीन कि लीनियर जो गिवन मैट्रिक्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमें कोई एक वेक्टर स्किप करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा स्किप कर दिया, अब इसमें मैंने x3 स्किप कर दिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 1 0
x2 लिख दिया 0 1 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। उसने कहा है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी है रेंज ऑफ टी निकालने के लिए, तो हमने E1 लिख लिया कि x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1 होता है, जो गिवन हमने थ्योरम लिया था उसमें हमने ये लिखा था। x1 की यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, नॉर्म ऑफ x1 निकाला तो अंडर रूट 2 आ गया। y2 निकालूंगी तो आएगा y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2 इक्वल होता है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 इंटू E1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ y2। इसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे नॉर्म ऑफ y2 से, हमारे पास आ जाएगा E2। तो x2 की वैल्यू पुट की 0 1 1 ट्रांसपोज माइनस x2 की वैल्यू पुट की 1 ओवर अंडर रूट 2 0। अब यहाँ पे देखें E1 है मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 1 1 0 t। अब प्रीवियस भी दो मैंने ना एडजस्ट किए हुए हैं, मैं एक x2 और E1 का इनर प्रोडक्ट लेने लगी हूँ। x1 है x2 है मेरे पास 0 1 1 का ट्रांसपोज, ठीक है, और E1 है मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 1 1 0 का ट्रांसपोज, ठीक है। 1 ओवर अंडर रूट आ गया बाहर, ठीक है, अंदर आ गया 0 1 जार 0 प्लस 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, ठीक है। तो ऊपर आ गया ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 1 1 का ट्रांसपोज माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस E1 की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 और ये वाला जो 1 का ट्रांसपोज है, यानी कि ये जो बचा है 1 का ट्रांसपोज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 0 जार 0, तो ये आ गया ये टर्म ऐसे ही, और अंदर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आ गया -1/2 1/2 एंड 1। y2 की नॉर्म ली, आंसर आया अंडर रूट 6/2, ठीक है। तो E2 में हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया, तो ये हमारे रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट है। हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं।